तो अब देखो, ये चीज मैं चाहता हूं कि कल आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोगों को बिना देखे बिल्कुल रट जाना है। ये जो हेडर है, हेडर मतलब कोई भी डेटा जब एक एनवेलप मान लो जाता है, मान लो यूजर ने भेजा हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये मैसेज। अब इसको रिलायबल तरीके से भेजना है, तो रिलायबल तरीके से भेजने के लिए कौन जाएगा, यूडीपी या टीसीपी? टीसीपी से। टीसीपी। दैट मींस टीसीपी अपनी कुछ इंफॉर्मेशन इस पे अटैच करेगा। तो जो इंफॉर्मेशन वो अटैच करता है, तो किस तरह से अटैच करता है, कौन से कॉलम में क्या अटैच करता है, वो चीज इस मतलब एनवेलप के ऊपर जो लिखेगा, तो इतनी चीजें लिखेगा। एनवेलप के अंदर तो चिट्ठी है हाउ आर यू, वो यूजर ने दिया है, उसने उस डेटा के ऊपर एनवेलप लगाया, और एनवेलप के ऊपर टीसीपी ने क्या क्या लिखा, ये सारी चीजें लिखी। दैट मीन्स टीसीपी क्या क्या चीजें लिखता है वो हमें जानना पड़ेगा एनवेलप पे, ताकि उसका कम्युनिकेशन रिलायबल तरीके से हो पाए। तो उसमें सबसे पहले रो में दो कॉलम्स होती हैं, जिसपे कि सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट लिखता है। जिसमें कि मैंने आपको बताया हुआ है कि डेस्टिनेशन पोर्ट किस लिए होता है, किस एप्लीकेशन का डेटा है उस एप्लीकेशन की पहचान होती है। और सोर्स पोर्ट में 1024 के बाद का नंबर से स्टार्ट होता है। कहां तक जाता है रेंज वगैरह मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले ये जान लो कि सोर्स पोर्ट में कोई भी रैंडम नंबर 1024 से स्टार्ट होता है, और टोटल 16 बिट्स के होते हैं नंबर, पोर्ट नंबर। तो टोटल कितने पोर्ट बिट्स मतलब कितने नंबर्स होंगे, पोर्ट नंबर होंगे, अरे यार वो आपको जानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या 1024 के ऊपर का होना चाहिए, और जो वेल नोन एप्लीकेशंस जिनको भेजा जा रहा है उसके बारे में तो आपको बता ही दिया कि यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट में वो चीज आएगा। ठीक है। उसके बाद 32 बिट के लिए सीक्वेंस नंबर रखा जाता है। सीक्वेंस नंबर के लिए 32 बिट पूरे का पूरा रखा जाता है। 16 बिट सोर्स पोर्ट, 16 बिट डेस्टिनेशन पोर्ट मेंशन करने के लिए। तो दैट मीन्स आप बिट नंबर ऑफ बिट से भी समझ जा सकते हो कि पोर्ट नंबर कितना मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है। 16 बिट से जितने वैल्यू बनेंगे उतना बड़ा हो सकता है सोर्स पोर्ट, उतना बड़ा हो सकता है। मतलब पोर्ट नंबर के लिए 16 बिट रखे गए हैं, लेकिन सीक्वेंस नंबर के लिए पूरे का पूरा 32 बिट रखा गया है। एक्नॉलेजमेंट के लिए भी ऑब्वियस सी बात है, अगर सीक्वेंस को ही एक्नॉलेज करेगा तो जितनी साइज इसके लिए उतनी ही साइज इसके लिए भी दी गई है। हेडर लेंथ, रिजर्व बिट्स, कोड बिट्स और विंडो साइज। हेडर लेंथ क्या बताता है, साइज ऑफ द हेडर, मतलब इसकी साइज क्या है वो हेडर लेंथ बताता है। मतलब डेटा की साइज अगर आपको पूरी साइज दे दी गई है कि डेटा प्लस टीसीपी का टोटल साइज क्या है, तो हेडर लेंथ से आप देख लो कि हेडर कितना है, तो डेटा की साइज उसमें से निकाल सकते हो कि डेटा कितना है। उसके बाद रिजर्व बिट्स। ठीक है। रिजर्व बिट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ये फ्यूचर यूज के लिए रखा गया। और उसके बाद कोड बिट्स मींस फ्लैग बिट्स। और उसके बाद विंडो साइज, साइज की कितना डेटा रिसीव कर सकता हूं मैं, वो चीज बताने के लिए 16 बिट यूज हो रहा है। चेकसम 16 बिट अर्जेंट पॉइंटर, इसको आगे समझाया है या नहीं समझाया मैंने?
तो देखो, पोर्ट नंबर आपको समझ में आता है, सीक्वेंस नंबर आपको समझ में आता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको समझ में आ रहा है, हेडर लेंथ आपको समझ में आ रहा है कि साइज बताने के लिए कि किस साइज का हेडर है, वो साइज बताने के लिए आपको यहाँ पे हेडर लेंथ बताया जाता है। विंडो साइज, विंडो साइज सॉरी विंडो साइज कह रहा हूँ, रिजर्व बिट्स, दीज आर रिजर्व्ड, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस बिट्स। उसके बाद कोड बिट्स मतलब फ्लैग बिट्स, फ्लैग बिट आपको बता दिया था 6 होती है, यूएपी आरएसएफ, ठीक है, अर्जेंट, एक्नॉलेज, रीसेट, जो भी बताया था 6 बिट्स के बारे में, यहाँ पे फ्लैग बिट्स भी बोलते हैं, फ्लैग बिट्स यहाँ पे होती है। विंडो साइज मतलब साइज ऑफ द, कितना बड़ा डेटा रिसीवर रिसीव कर सकता है वो यहाँ पे लिख के भेजता है, उसके लिए 16 बिट चाहिए। चेकसम, इसके लिए 16 बिट दिया गया है। तो अब प्रॉब्लम आ गई, अब आपको ये नहीं पता कि चेकसम किस लिए होता है, ठीक है। चेकसम होता है डेटा की प्योरिटी कंफर्म करने के लिए कि डेटा प्योर है या नहीं है। मतलब कि जो भी डेटा यहां से जाएगा, ठीक है, सोर्स से जो भी डेटा जाएगा, उस डेटा को किसी एल्गोरिदम के थ्रू कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है, और यहां पे लिख दिया जाएगा उसका आउटपुट। सर तो फिर ये एरर डिटेक्शन हुआ ना? हाँ, प्योरिटी ऑफ द डेटा, वही तो मैंने बोला, डेटा की प्योरिटी, डेटा प्योर है या नहीं, इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को समझने के लिए चेकसम का यूज होता है। मान लो हाउ आर यू को किसी ने हाउ इज ही लिख दिया, यू हटा के ही कर दिया और फिर आगे बढ़ा दिया डेटा को, बीच वायर से किसी ने कैप्चर किया डेटा को, हाउ आर यू को हाउ हाउ इज ही कर दिया या हाउ आर दे कर दिया, तो चेकसम उसका खराब हो जाएगा। चेकसम में तो कुछ वैल्यू और होगी, वो वैल्यू होगी जब हाउ आर यू का कैलकुलेट किया गया था सोर्स पे, और उसका आउटपुट चेकसम के यहाँ पे लगाया गया था कि क्या आउटपुट है। अब डेटा जा रहा है, किसी ने देखा कि हाउ आर यू लिखा हुआ है, उसको हाउ इज ही कर दो या डिलीट करके कुछ और ही चीज लिख दो, गाली गलौज लिख दो कंफ्यूज करने के लिए किसी को। तो जैसे ही डेस्टिनेशन पे ये डेटा पहुंचता है तो डेस्टिनेशन देखता है कि यार इसमें चेकसम क्या लगा हुआ है, और ये इस डेटा का चेकसम कैलकुलेट करता है। क्योंकि डेटा चेंज हो चुका है तो सेम मेथड से जब वो कैलकुलेट करेगा डेटा को, तो कैलकुलेशन उसकी डिफरेंट आएगी। मतलब यहाँ पे चेकसम में जो आउटपुट लिखा हुआ है वो आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि डेटा हैज चेंज नाउ। तो जब आउटपुट नहीं आता है तो डेटा को डेड कर दे, मतलब इग्नोर कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है और भेजा जाता है कि भाई फिर से डेटा भेजो, ये वाला डेटा नहीं पहुंचा है हमारे पास। तो चेकसम किस लिए होता है? इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ द डेटा, ठीक है। उसके बाद अर्जेंट पॉइंटर, अर्जेंट पॉइंटर भी 16 बिट का होता है। अर्जेंट पॉइंटर, जो अर्जेंट डेटा होता है, वो जो मैं समझा रहा था कि डेटा अर्जेंट डेटा है, तो एक्चुअली पूरे का पूरा डेटा अर्जेंट नहीं होता है, डेटा का कुछ हिस्सा अर्जेंट होता है। इस चीज को अच्छा ध्यान सर, देना आप, ठीक है सर। इस चीज को ध्यान देना। अगर मान लो डेटा इतना है, तो ये नहीं है कि यहां से यहां तक पूरा डेटा अर्जेंट है। अर्जेंट डेटा कितना है उस सेगमेंट के अंदर, वो चीज अर्जेंट पॉइंटर बताता है। सबसे पहले तो अर्जेंट फ्लैग बिट में बताता है कि डेटा अर्जेंट है या नहीं है, तो यू वाला बिट जो अर्जेंट बिट होगा वो ऑन हो जाएगा। जब डिवाइस देखेगा कि यहाँ पे ऑन है, इसका मतलब यहां से चेक करो कि कितना डेटा अर्जेंट है। तो ये अर्जेंट पॉइंटर ये बताता है कि हाउ मच ऑफ द डेटा
or from where to where the urgent data lies. डेटा में कहां से कहां तक अर्जेंट डेटा है, क्योंकि अर्जेंट डेटा, अर्जेंट पॉइंटर बताता है, इंडिकेट करता है कि भाई डेटा कहां तक अर्जेंट है। उतने डेटा को स्टोर करके मत रखो, जल्दी से भेज दो एप्लीकेशन को, नहीं तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। बचा हुआ डेटा लेट से भेज सकते हो। क्या क्या था? अर्जेंट, एक्नॉलेज, पुश। तो ये पुश, और अभी मैं अर्जेंट डेटा का ये दे रहा हूं आपको, मीनिंग समझा रहा हूं कि अर्जेंट डेटा का मतलब क्या होता है। तो अर्जेंट डेटा क्या बताता है कि टोटल डेटा में कहां से कहां तक डेटा, पॉइंटर, अर्जेंट पॉइंटर क्या बताता है कि कहां तक का डेटा अर्जेंट है, जिसको निकाल के जल्दी से एप्लीकेशन को देना है, उसको बफर में स्टोर नहीं रखना है। तो दिस इज व्हाट अर्जेंट पॉइंटर इज मेंट फॉर, दिस कॉलम इज मेंट फॉर। ये बताता है कि भाई कितना डेटा आपका अर्जेंट है। उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस वगैरह के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि ऑप्शंस कहां कब कब यूज होता है, ऑप्शनल फील्ड कब कब यूज होता है। लेकिन इतना तो याद रखना, यहां से यहां तक की फील्ड जो है ये मैंडेटरी है, इतना तो होगा ही होगा। ओके सर। ये हेडर में हो या ना हो डिपेंड करता है कि ऑप्शन फील्ड की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन कभी भी हेडर अगर जाएगा तो मिनिमम इतना तो होगा ही होगा। This is the mandatory part of the TCP header. समझ गए? यस सर। यस सर। इन सबको बाद में फिर से समझाऊंगा, तो इसलिए टेंशन मत लेना। हाँ, लेकिन जितना समझा दिया उतना आप लोगों को याद रखना होगा ढंग से। ये उसी चीज को समझाया है कि अर्जेंट डेटा कहां तक है। ठीक है, अर्जेंट पॉइंटर बताता है, इंडिकेट करता है कि कहां से कहां तक का ये पूरा डेटा है। ये पूरा यहाँ पे डेटा है नीचे, इसमें अर्जेंट डेटा कितना है वो अर्जेंट पॉइंटर बताता है कि अर्जेंट डेटा कितना है। ठीक है, ये सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, अर्जेंट बिट्स हैं, ये जो फ्लैग्स हैं। ठीक है, रिजर्व बिट्स, एक तो हेडर लेंथ था, फिर रिजर्व बिट था, और फिर अर्जेंट बिट था, मत सॉरी फ्लैग बिट्स था, और विंडो साइज था, फिर चेकसम था, फिर अर्जेंट पॉइंटर था। तो अर्जेंट पॉइंटर का मीनिंग यहाँ पे समझाया गया है कि डेटा में कितना अर्जेंट डेटा है उसको पॉइंट करता है, उसको बताता है। कौन बताता है? अर्जेंट पॉइंटर। तो यूज ऑफ अर्जेंट बिट एंड अर्जेंट पॉइंटर, इफ urgent bit is set to 1, it means that the receiver of the data must check the data urgent pointer, which indicates how much of the data must be instantly sent to receiving application without any delay. मतलब अर्जेंट डेटा जितना है, अर्जेंट पॉइंटर जितने डेटा को अर्जेंट बता रहा है, उतने डेटा को तुरंत एप्लीकेशन को दे देना है। मतलब कंप्यूटर उसको बफर में नहीं रखेगा, वहां से जल्दी ऊपर भेजेगा। ठीक है, विदाउट एनी डिले। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डेटा कैन बी सेंट लेटर। उसके बाद आप बचा हुआ डेटा बाद में भेजो, कोई बात नहीं है, लेकिन अर्जेंटली आपको उन सारे डेटा को भेजना पड़ेगा जितना अर्जेंट पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है, अदरवाइज कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके सर।
अब ये किस चीज का एग्जांपल दिया भाई? In the normal case, the data is filled in the buffer and later all the data is sent to the applications once the data gets filled. नॉर्मल केस में बता रहा है जैसे सोर्स से आ रहा है डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है। अब ये आया, सारा डेटा जब आ गया उसके बाद डेस्टिनेशन को इसने देना शुरू किया। When push bit is on, अच्छा वो पुश वाले का बता रहा है कि पुश का सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है। अगर पुश बिट ऑन होके जा रहा है, वो जो फ्लैग के बारे में बताया था यूएपी आरएसएफ अर्जेंट और पुश, तो उसमें पुश बिट अगर ऑन होके आया है डेटा का, इसका मतलब आपको इंतजार नहीं करना है कि ये बाल्टी भरेगी, मतलब डेटा का बफर पूरा भर जाएगा तब मैं निकालना शुरू करूंगा। नहीं, जिस डेटा में पुश बिट ऑन है उस डेटा को उठाओ और देते चलो, उठाओ और देते चलो। आ रही है बात समझ में? When push bit is on, the receiver doesn't wait for the buffer to be filled. Rather, it immediately sends the data to the applications as soon as it is received in the buffer. इसमें देखो भर रहा है, उसके बाद ये आराम से निकाल के दे रहा है नॉर्मल केस में, जिसमें कि पुश बिट ऑन नहीं है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, जैसे ही आया अगर देखा कि पुश बिट ऑन है फ्लैग में, तो वो तुरंत उठा के दिया डेटा को, ये भरने का वेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा एक अर्जेंट का मतलब समझ लिया और दूसरा आपने पुश का मतलब समझ लिया। पुश में क्या होगा, बफर में वेट नहीं करने देना है, सारे का सारा डेटा उठा के भेजो जिसमें पुश बिट ऑन है। इसमें ये नहीं देखना है कि कितना अर्जेंट है कितना नहीं, इसमें सारे का सारा ही अर्जेंट है, इसको उठाओ और भेजो, बफर को वेट कर में स्टोर मत रहने दो। लेकिन उसमें क्या होता है, अर्जेंट में क्या होता है, अर्जेंट पॉइंटर जितने डेटा को बता रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो निकाल के भेजो, बाद बाकी डेटा अगर उसमें पड़ा भी हुआ है तो कोई बात नहीं, चलेगा बफर में। ओके। अब यूडीपी है और टीसीपी है। ठीक है, यूडीपी क्या करता है, नो रिलायबिलिटी, नो थ्री वे हैंडशेक, नो एरर रेक्टिफिकेशन, प्रोवाइड्स फास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती, इसमें थ्री वे हैंडशेक नहीं होता, इसमें एरर में अगर कुछ एरर आ गया हो डेटा में तो उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसका एक फायदा है कि इससे फास्ट कम्युनिकेशन होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो जिस समय जहां पे रियल टाइम कम्युनिकेशन की जरूरत होती है वहां पे यूडीपी की जरूरत पड़ती है। ओके। यूज्ड इन रियल टाइम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यूडीपी is used when data is less important than real time communication. Example, video conferencing, video gaming, voice communication, periodic communication, broadcasting, इन सब ये सब एग्जाम्पल है यूडीपी का। TCP is used when data is more important than real time communication. भाई रियल टाइम कम्युनिकेशन ना हो, स्लो ही हो, 1 मिनट के बाद ही पहुंचे, ये नहीं कि यहां से भेजा और तुरंत पहुंच जाना चाहिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। एक थोड़ी देर से ही पहुंचे लेकिन पहुंचे तो पूरे का पूरा डेटा पहुंचे, उस केस में हम क्या बोलते हैं, टीसीपी ले जाएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? समझ गया ना आप लोग? यस सर। यस सर। अब यूडीपी का हेडर फॉर्मेट भी बना लो आप लोग अभी। इसमें कुछ नहीं होता, सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। ठीक है,
पोर्ट नंबर तो जरूरत पड़ेगा ही, तभी तो बताएगा कि भाई किसके लिए डेटा है। यूडीपी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको यूडीपी मतलब जो यूडीपी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो जब मल्टीपल एप्लीकेशंस हो गए तो पोर्ट नंबर देना तो जरूरी है ही। उसके बाद लेंथ, लेंथ आप लोगों को बता ही दिया, साइज बताता है, चेकसम एरर चेक करने के लिए होता है, लेकिन इन सब चीजों का यूज नहीं किया जाता है। कॉलम दिया हुआ है लेकिन यूज नहीं करते हैं। फिर आ गया डेटा, जो भी डेटा है, तो इसको जल्दी से बना लो। हो गया सर। हो गया। आप देखो कितने बाइट का होता है ये, 20 बाइट का होता है। एक कॉलम 32 बिट का है, मतलब कितने बाइट हुए, 4 बाइट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। एट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 32 बिट है, 32 बिट्स इज इक्वल टू 4। एक रो जो होगा 32 बाइट, 4 बाइट का होगा, 32 बिट है तो। और इस तरह से कितने रोज हैं, 1 2 3 4 और 5, ऑप्शन फील्ड को छोड़ के। ठीक है, ऑप्शन फील्ड को छोड़ के जो मैंडेटरी वाला पार्ट मैंने बताया था उसकी साइज कितनी होगी, 20 बाइट की होगी। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो 20 बाइट लिखने के लिए हेडर लेंथ में क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये बताओ आप लोग। मेन यही चीज है यहाँ पे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये वाला दोबारा क्यों यहाँ पे लिख दिया है। देखो, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये वाला क्या था, हेडर। इसमें 4 होगी सर, इसमें लेंथ हेडर लेंथ, तो हेडर लेंथ कितने बिट का था, 4 का। 4 बिट का था। तो 4 बिट में अगर 20 बाइट इंडिकेट करना हो 4 बिट से, तो कैसे करोगे, किस किस बिट को ऑन ऑफ करोगे बताओ। चलो सबको ये काम दे रहा हूं मैं, 4 बिट से 20 बाइट इंडिकेट करो, लिख के दिखाओ। 4 बिट से 20 बाइट इंडिकेट करनी है। ये तो बिट का तो सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे जैसे 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। पहले बिट की वैल्यू कितनी होती है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 1 2 2 टू द 4 पावर 8 2, 16 32 ऐसे। 2 टू द पावर 3, मतलब 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 4 और 8। अगर बिट ऑन है इसका मतलब उसकी वैल्यू ऐड होगी, कैलकुलेट होगी। अगर बिट ऑफ है उसका वैल्यू ऐड नहीं होगा। ये तो खैर बताया जाता है वहां आईपी एड्रेसिंग के समय। तो अगर मुझे बताना है कि 20 बाइट का डेटा है, ये टोटल 20 बाइट का डेटा है,
तो किस किस बिट को ऑन ऑफ करेंगे ताकि 20 हो जाए? यहां तो मैं देख रहा हूं कि सारे को भी ऑन कर देंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 8, 15 आएगा सर इसका इसका 4, total, 8 4 12, 13 14 15। और एक 15। लेकिन ये तो 15 बाइट ही मैक्सिमम लिख पाएंगे, अगर सबको ऑन कर देंगे तो 15 बाइट आएगा, इज इक्वल टू 15 बाइट। मुझे 20 बाइट लिख के दिखाओ। चार बाइट से बिट से 20 बाइट नहीं लिखा जा सकता है। पॉसिबल नहीं है ये। हाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 ही बिट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, इन्हीं को ऑन ऑफ करके आप बनाओ। तो 4 का फैक्टर यूज किया जाता है। 4 का फैक्टर मतलब जितने बाइट हैं, यहां पे आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी लिखोगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करके साइज आना चाहिए। तो 20 है, क्वेश्चन मार्क इंटू 4 इज इक्वल टू 20। तो यहां 5 आ जाएगा। इक्वेशन में जब आप लगाओगे तो दैट मीन्स अगर 20 बाइट है तो मैं यहां पे 5 लिखूंगा। 5 कैसे लिख पाऊंगा भाई? पहले बिट की वैल्यू होती है 1, दूसरे बिट की वैल्यू होती है 2, 4 और 8। तो 5 कैसे आएगा? ये बिट ऑन कर दूंगा और ये बिट ऑन कर दूंगा और इन दोनों बिट को ऑफ कर दूंगा, तो 4 5 20। 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये सॉरी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4 + 1 5 हो गया। 5 × 4 20। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस सर, यस सर। यहां भी तो मिनिमम साइज इसकी 20 बाइट है अगर, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ होगा। 5 लिखा होने का मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पे वही लिखा रहता है जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके साइज रिप्रेजेंट होता है। तो 4 का फैक्टर यहाँ पे यूज किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। फैक्टर यहां लिख देता हूं, फैक्टर ऑफ 4 इज यूज्ड टू indicate the size of the header। सर सभी हेडर में 4 का फैक्टर यूज किया जाता है? नहीं, अगर मान लो ऑप्शन फील्ड यूज हुआ है तो 4 और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो साइज ऑफ द, ज्यादातर आपको जहां पे ऑप्शनल फील्ड यूज नहीं हुआ है वहां पे आपको 20 बाइट ही यूज होगा। तो आप ज्यादातर में देखोगे यही 5 ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो द साइज ऑफ द हेडर इन header in the header field। समझ गए? चलो तो अब यहीं पे बंद कर दे रहा हूं। 12 बज गए हैं, हम लोग थोड़ा लेट से शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 क्लास अभी ऐसे ही चलेगी। तो अगर मान लो आप लोग पहले से भी थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो हाँ मुझे सर, इन्फॉर्म कर देना। 9 बजे 9 से कर बजे से सकते। पढ़ा दूंगा। 9 से हाँ 12 भी कर सकते हैं हम लोग, अगर चाहो आप लोग तो। कर सब सकते कोई हैं सर, बाकी परमिशन ले लो सर, बाकी अगर बाकी एग्री है तो। हाँ, मतलब नो सब इशू। कोई मुझे बता देना अगर आप लोग
कंफर्टेबल फील करोगे तो ये कर देना, जी सर। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो ठीक, गुड नाइट गुड नाइट। एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।